हेलो, आज हम डिस्कस करेंगे रासायनिक बंधन अर्थात केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले बात करते हैं संयोजी कोश व संयोजी इलेक्ट्रॉन की अर्थात वैलेंस सेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। परमाणु के बाह्यतम कोश को संयोजी कोश और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। द आउटरमोस्ट सेल of an atom is known as valence cell and electrons present in that outermost cell are known as valence cell। संयोजकता किसी तत्व के संयोग करने की क्षमता को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी तत्व का एक परमाणु जितने हाइड्रोजन परमाणु से संयोग करता है वह उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। उदाहरणार्थ H2O, NH3 व CH4 में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व कार्बन की संयोजकता क्रमशः 2, 3 व 4 होती है। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत या अष्टक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जिन तत्वों के संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों का अष्टक उपस्थित होता है वे तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, क्योंकि यह एक स्थायी संरचना है। और जिन तत्वों के संयोजी कोश में अष्टक से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वे तत्व इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके या साझा के द्वारा अष्टक पूरा करके स्थायी होने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिसके कारण क्रियाशील होते हैं। अर्थात जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्य कोश में निष्क्रिय हैं, एक्टिव नहीं होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं। और जिनके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉनों से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर या ग्रहण करके या साझा करके उस 8 इलेक्ट्रॉनों के अष्टक को पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं, जिसके कारण वो लगातार क्रियाशील रहते हैं। इस प्रकार संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर जो संयोजकता की परिभाषा होगी वो होगी किसी तत्व द्वारा अपना अष्टक पूरा करने के लिए आदान प्रदान या साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर संयोजकता के प्रकार। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान या साझे के आधार पर निम्न 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 वैद्युत संयोजकता, इलेक्ट्रोवैलेंसी। सहसंयोजकता, कोवैलेंसी। उपसह संयोजकता, कोऑर्डिनेट वैलेंसी। बात करते हैं नंबर 1 विद्युत संयोजकता की। किसी तत्व द्वारा अपने संयोजी कोश का अष्टक पूरा करने के लिए तत्वों के साथ जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग या ग्रहण किया जाता है या करता है उस तत्व की वैद्युत संयोजकता कहलाती है। और तत्वों के मध्य बनने वाले बंध को वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध कहते हैं। वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है धनायन में और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऋणायन में बदल जाता है और दोनों आयन स्थिर वैद्युत बल द्वारा आयनिक बंध बनाते हैं।
उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड का बनना। देखिए सोडियम परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह 2, 8 और 1 है। इसी प्रकार क्लोरीन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 2, 8 और 7 है। इसके बाह्य कोश में सोडियम परमाणु के 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के बाह्य कोश में या संयोजी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। दोनों ही नए सोडियम का अष्टक पूरा है संयोजी कोश का, नए क्लोरीन का। तो इस प्रकार सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके सोडियम धनायन में बदल जाता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 हो जाता है। इसी प्रकार सोडियम परमाणु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन आयन ग्रहण करके क्लोराइड आयन में बदल जाता है, जिससे उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 8 हो जाता है। इस प्रकार सोडियम का धनायन और क्लोराइड ऋणायन जो है आपस में स्थिर वैद्युत बल द्वारा बंध कर एक आयनिक बंध बना लेते हैं और NaCl बनता है। इस प्रकार NaCl एक वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक होता है। वैद्युत संयोजी यौगिकों के लक्षण, उनके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं, इस बारे में बात करते हैं। तत्वों द्वारा आपस में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप, स्थानांतरण का मतलब है पूर्ण रूप से लेन देन के फलस्वरूप बनने वाले यौगिकों को वैद्युत संयोजी यौगिक या आयनिक यौगिक कहते हैं, जिनके सामान्य लक्षण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, आयनिक यौगिक अणुओं से नहीं अपितु आयनों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है ना, ये जो आयनिक यौगिक होते हैं इन आयनों से मिलकर बने होते हैं। इनमें धनायन और ऋणायन उपस्थित होते हैं। नंबर 2, इनमें क्रिस्टल जालक उपस्थित होने के कारण इनके क्वथनांक व गलनांक उच्च होते हैं। आयनिक बंधों के बहुत बड़ा जाल उपस्थित होने के कारण उस आयनिक बंधों के जाल को हम क्रिस्टल जालक बोलते हैं, जिसके कारण आयन एक दूसरे से मजबूती से बंधे रहते हैं और उनके फलस्वरूप इन यौगिकों के अर्थात आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। नंबर 3, ये यौगिक ध्रुवीय विलायक जैसे जल आदि में विलय और अध्रुवीय विलायकों अर्थात कार्बनिक विलायकों जैसे एसीटोन आदि में अविलय होते हैं। नंबर 4 है, जल का डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक लगभग 80 उच्च होने के कारण इन यौगिकों में उपस्थित स्थिर वैद्युत बल जल में क्षीण हो जाने अर्थात कमजोर हो जाने के फलस्वरूप इनके आयनिक बंध टूट जाते हैं और ये अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। अर्थात जब भी आयनिक यौगिकों को किसी जल जैसे विलायक में घोलते हैं तब यह अपने आयनों में धनायन और ऋणायनों में अलग अलग हो जाते हैं। 5वां, जलीय अवस्था में इनके आयन मुक्त अवस्था में होते हैं, जिसके कारण ये विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत को कंडक्ट करने में सक्षम होते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं ये, परंतु जब जल में डाल देते हैं क्योंकि इनके आयन अलग अलग मुक्त अवस्था में हो जाते हैं और आयन जो है विद्युत का चलन करते हैं, तो जिस कारण ये जलीय अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। ये यौगिक अवाष्पशील और अधिक घनत्व वाले होते हैं, ठीक है ना, और ये इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, समानता प्रदर्शित नहीं करते हैं, ठीक है ना। नंबर 8, आयनों से बने होने के कारण आयनिक क्रिया देते हैं जो तीव्र और तुरंत होती है। 9, ये यौगिक कठोर और भंगुर होते हैं, अर्थात कठोर होते हैं और भंगुर का मतलब जल्दी गिर के टूटने वाले होते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं सहसंयोजकता अर्थात कोवैलेंसी की। कोवैलेंसी क्या है? किसी तत्व द्वारा दूसरे तत्व के साथ जितने इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा किया जाता है उसे उस तत्व की सहसंयोजकता कहते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन युग्म में दोनों तत्व परस्पर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं,
जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा वो आपस में साझा करते हैं दो परमाणु, वो आपस में उस जोड़े में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। इस प्रकार बनने वाले बंध को हम क्या कहेंगे? सहसंयोजक बंध कहेंगे। ठीक है ना। अर्थात जब कोई सहसंयोजक बंध बनता है तो उसमें एक जोड़ा शेयर होता है दोनों परमाणु द्वारा, और उस जोड़े में जो इलेक्ट्रॉन है दोनों वो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु द्वारा दिया जाता है। और इस प्रकार बनने वाला, क्योंकि बराबर सहयोग से बना है दोनों के, तो सहसंयोजक बंध कहलाता है। उदाहरणार्थ जल, क्लोरीन व हाइड्रोजन अणुओं का बनना। देखिए क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन, ये पहले क्लोरीन में जिसमें X से दिखाए हैं, इसके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा जो क्लोरीन है इसके 0 से दिखाए हैं, इसके भी बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब 7वां इलेक्ट्रॉन है, दोनों अपने 7 इलेक्ट्रॉन को एक युग के रूप में साझा कर लेते हैं, एक जोड़े के रूप में साझा करते हैं। ये जोड़ा दोनों में काउंट होता है। इस प्रकार दोनों का जो बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और इस प्रकार दोनों एक बंध द्वारा आपस में बंध जाते हैं। ये बनने वाला बंध सहसंयोजक बंध। और क्लोरीन जो है Cl2 का जो अणु है, ये सहसंयोजक यौगिक कहलाता है। ठीक है ना। सहसंयोजक यौगिकों के लक्षण, ठीक है ना, इनके सामान्य लक्षण निम्नलिखित हैं। ये यौगिक अणुओं से मिलकर बने होते हैं, या आयनों से नहीं मिलकर बने होते हैं, ना परमाणु से मिलकर बने होते हैं। किससे बने होते हैं? अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अणुओं में उपस्थित परमाणु के मध्य सहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं, और अणुओं में आपस में अक्षीण वान डेर वाल्स बंध उपस्थित होते हैं। इस प्रकार अणुओं में उपस्थित परमाणु के मध्य परबल सहसंयोजक बंध द्वारा और अणु परस्पर अक्षीण वान डेर वाल्स बलों द्वारा बंधे रहते हैं। कहने का मतलब है कि अणु के अंदर जो परमाणु हैं उनमें आपस में सहसंयोजक बंध होता है, और अणु का अणु से जो जुड़ा हुआ है वो वान डेर वाल्स बल के द्वारा होता हुआ रहता है। ठीक है ना। नंबर 3, अणुओं के मध्य अक्षीण अर्थात कमजोर वान डेर वाल्स बल होने के कारण इनके गलनांक और क्वथनांक सामान्यतः कम होते हैं। ये सामान्यतः अधूरे विलायकों जैसे बेंजीन आदि में विलय होते हैं, और विलयन अवस्था में आयनित नहीं होते हैं, जिसके कारण विद्युत के कुचालक होते हैं। सहसंयोजक बंध दिशात्मक होने के कारण ये यौगिक समयावता प्रदर्शित करते हैं। इनकी जो ज्यामिति है वो निश्चित होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सीधा होता है अर्थात रेखियाकार का होता है, H2 जो है वी शेप या कोणीयाकार का होता है, और NH3 का जो अणु है वो पिरामिड के प्रकार का पिरामिडीय होता है। सहसंयोजक बंधों का वर्गीकरण। सहसंयोजक बंध जो है को कक्षक अतिव्यापन और परमाणु प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। कक्षक अतिव्यापन के आधार पर सहसंयोजक बंध 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिग्मा बंध। 2 कक्षकों के अक्षीय अतिव्यापन से बनने वाले सहसंयोजक बंध को सिग्मा बंध कहते हैं। सभी एकल बंध सिग्मा बंध होते हैं। देखिए ये 2 पी कक्षक हैं जो अपने अक्षों पे सिरे से सिरे पर ओवरलैपिंग कर रहे हैं, इसलिए एंड टू एंड जो ओवरलैपिंग होगी उससे बनने वाला बंध सिग्मा बंध होगा सदैव। ठीक है ना। दूसरा पाई बंध है। 2 कक्षकों के पार्श्वीय अतिव्यापन से बनने वाले सहसंयोजक बंध को पाई बंध कहते हैं। अर्थात जब 2 पी कक्षक जो हैं पैरेलल एक दूसरे से अतिव्यापन करते हैं तो जो बंध बनता है वो पाई बंध बनता है। बंध अकेला नहीं बनता है, इसके साथ साथ पाई बंध भी बनता है। इसलिए जो सिग्मा बंध है वो तो अकेला बन सकता है, परंतु पाई बंध बिना सिग्मा बंध के नहीं बनता है। पहले सिग्मा बंध बनेगा, उसके साथ ही पाई बंध बनेगा। इसलिए एक द्विबंध में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में
एक पाई बंद और एक सिग्मा बंद उपस्थित होता है, और एक त्रिबंध ट्रिपल बॉन्ड सी में एक सिग्मा बंद और दो पाई बंद उपस्थित होते हैं। ये देखिए पी कक्षकों का जो है पैरेलल जो है ओवरलैपिंग हो रही है। तो जो जहाँ पे पैरेलल ओवरलैपिंग है वहाँ पर जो है पाई बंद बनेगा, जहाँ पर एंड टू एंड ओवरलैपिंग है वहाँ पर सिग्मा बंद बनेगा। ठीक है ना। तो सिग्मा बंद इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग देन पाई बंद। ठीक है ना। तो जो बंद ऊर्जा घटता क्रम निम्न प्रकार है। पी कक्षक और पी कक्षक के बीच जो सिग्मा बंद है वो सबसे मजबूत है। किसी एस कक्षक और पी कक्षक के बीच सिग्मा बंद बनेगा वो उससे कमजोर है। सबसे स्ट्रॉन्ग जो होता है सिग्मा पी और पी के बीच है। उससे कम जो मजबूत है वो एस और पी के बीच है। उससे कम जो है एस और एस के बीच है। सबसे कमजोर जो होता है पाई बंद होता है। ठीक है ना। परमाणु प्रकृति के आधार पर सहसंयोजक बंध दो प्रकार के होते हैं। अध्रुवीय सहसंयोजक बंध पहला और दूसरा ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। तो जब अध्रुवीय सहसंयोजक बंध की बात करते हैं, जब दो समान परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता समान होने के कारण उनके मध्य बनने वाले बंध उदासीन होते हैं, जिन्हें अध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं। जैसे H2O2 N2 के मध्य उपस्थित सहसंयोजक बंध अध्रुवीय बंध होते हैं। उन पर कोई आवेश नहीं होता, उनमें कोई पोलैरिटी, कोई आयनिक लक्षण नहीं होता है, उदासीन होते हैं पूर्ण रूप से। दूसरा ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, दो असमान परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता असमान होने के कारण उनके मध्य के बंध में आयनिक लक्षण होता है। ऐसे सहसंयोजक बंध को ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं। अर्थात जैसे HCl के अणु में, क्योंकि H के साझे का इलेक्ट्रॉन खींचने की एक क्षमता कम है और क्लोरीन की ज़्यादा है, तो साझे का जो इनके बीच इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ खिसका रहता है, जिसके कारण क्लोरीन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होने के कारण उस पर हल्का सा माइनस चार्ज आ जाता है, और H आयन की तरफ इलेक्ट्रॉन का घनत्व घटने के कारण उस पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसके बराबर, दोनों पे चार्ज बराबर होता है। तो इस प्रकार दो पोल बन जाते हैं, और इस पोल बनने को ही हम आयनिक लक्षण कहते हैं। इस प्रकार से एक पोलरिटी उत्पन्न हो जाती है और बॉन्ड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बन जाती है। ध्रुवणता द्विध्रुव आघूर्ण, किसी ध्रुवीय संयोजक बंध में उपस्थित आयनिक लक्षण की मात्रा को ध्रुवणता अर्थात पोलैरिटी कहते हैं, और द्विध्रुव के आवेश और आवेश के बीच की दूरी के सदिश गुणनफल को बंध का द्विध्रुव आघूर्ण डायपोल मोमेंट कहते हैं, जिसकी मात्रा d में होती है। यदि दो सहसंयोजक बंध के बीच की दूरी d है और उसके दोनों सिरों पर प्लस Q और माइनस Q चार्ज है, तब जो है डायपोल मोमेंट Q इंटू D के बराबर होता है। ठीक है ना। सहसंयोजक बंध के सिद्धांत। सहसंयोजक बंध के मुख्य रूप से दो सिद्धांत हैं। संयोजी बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, या शॉर्ट में इसको VBT कहते हैं। फिर दूसरा है अणु कक्षक सिद्धांत या मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, या इसे हम शॉर्ट में MOT कहते हैं। अब संयोजी बंध सिद्धांत की बात करते हैं, VBT की। इस सिद्धांत के अनुसार दो संयोजी परमाणुओं के संयोजी कोष के अर्धपूर्ण कक्षकों का अतिव्यापन होने पर विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन के युग्मित होने के फलस्वरूप सहसंयोजक बंध बनते हैं। इसमें पहला बिंदु तो यह है कि जो रिएक्शन करने वाले परमाणु हैं उन दोनों के संयोजी कोष में अर्धपूर्ण कक्षक होने चाहिए, अर्थात
ऐसे कक्षक होने चाहिए जिनमें केवल एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। तो किसी दो परमाणु का आपस में संयोग करने के लिए जरूरी है कि उन दोनों के बाह्य कोश में कम से कम एक एक हाफ फिल्ड अर्धपूर्ण कक्षक हो, है ना। दूसरी शर्त यह है कि उन दोनों सहयोग करने वाले परमाणुओं में जो ये अर्धपूर्ण कक्षक हैं, इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो स्पिन है, चक्रण है, एक दूसरे के सापेक्ष जो है, एक दूसरे के सापेक्ष विपरीत होनी चाहिए। ठीक है ना। और जब ये तभी आपस में ओवरलैपिंग करके सहसंबंध बना सकते हैं। दूसरा, दो कक्षों के अतिव्यापन से एक बंध बनता है। जब दो कक्षक आपस में अतिव्यापन करेंगे तो दोनों कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जिनकी विपरीत स्पिन आपस में एक युग्म बना लेंगे और युग्म बनते ही एक सहसंयोजक बंध बन जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। अतिव्यापन जितना प्रभावी होता है, सहसंयोजक बंध उतना ही मजबूत होता है। अर्थात अगर अतिव्यापन एक्सिस पे होगा, एंड टू एंड होगा, तो ज़्यादा प्रबल बंध अर्थात सिग्मा बंध बनेगा। और अतिव्यापन अगर ज़्यादा अच्छा नहीं है और पैरेलल हो रहा है, तब पाई बंध बनेगा। चौथा, नेक्स्ट जो है, प्रभावी अतिव्यापन के लिए कक्षों का उचित दिशा विन्यास और इलेक्ट्रॉनिक के चक्र विपरीत होनी जरूरी है। एक तो वो उचित तरीके से एक दूसरे से टकराएं और इसके साथ साथ उनमें इलेक्ट्रॉनिक की जो आपस में चक्रण विपरीत होनी चाहिए, तभी अच्छा ओवरलैपिंग या अतिव्यापन हो सकता है। और अगला बिंदु यह है कि कक्षक नाभिक के जितने पास होते हैं, ओवरलैपिंग उतनी ही अच्छी होती है और बंध भी उतना अच्छा ही बनेगा। संयोजी कोश में उपस्थित युग्मित इलेक्ट्रॉन भी कभी कभी ऊर्जा प्राप्त करके अपने से उच्च ऊर्जा के कक्षों में चले जाते हैं और अन्य अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षकों से अतिव्यापन करके सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ऊर्जा पाके जो हैं, जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है वो भी अयुग्मित हो जाते हैं, क्योंकि वो उच्च कक्ष में चले जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार से किसी सहसंयोजी बंध सिद्धांत के आधार पर किसी तत्व के बाह्य कोश में जितने अर्धपूर्ण कक्षक उपस्थित होते हैं, उस तत्व की संख्या उन अर्धपूर्ण कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। तो दूसरी रूप से हम कह सकते हैं कि किसी परमाणु के बाह्य कोश में जितने एकल इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन तत्वों की संयोजकता उतनी ही होती है। इस सिद्धांत के अनुसार क्योंकि बेरिलियम में सभी इलेक्ट्रॉन कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, बोरोन में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में जो है दो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इस प्रकार इनकी संयोजकता 0, 1 व 2 होनी चाहिए। क्योंकि बेरिलियम में अर्धपूर्ण कक्षक 0 है, कोई नहीं है, बोरोन में 1 है और कार्बन में 2 हैं, अगर इनकी हम इलेक्ट्रॉनिक संरचना देखें तो। परंतु इनकी संयोजकता वास्तव में बेरिलियम की 2, बोरोन की 3 और कार्बन की 4 होती है। इस प्रकार वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन जैसे तत्वों की संयोजकता को समझाने में असफल रहा। संकरण संयोजी बंध सिद्धांत की सीमाओं को स्पष्ट करने के लिए पोलिंग और श्लेटर ने संकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जब इस प्रकार की संयोजकताओं का स्पष्ट नहीं को करने के लिए उन्हें सिद्धांत दिया जिसका नाम संकरण कहा गया। इस सिद्धांत के अनुसार समान या लगभग समान ऊर्जा के भिन्न भिन्न कक्षकों द्वारा मिलकर समान ऊर्जा व समान आकृति के अपनी
कुल कक्षक संख्या के बराबर नए संकरित कक्षकों के बनाने की प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। कहने का मतलब यह है, जब कुछ लगभग समान ऊर्जा और भिन्न आकृति के जो कक्षक हैं वो आपस में मिलकर अपनी ही संख्या के बराबर एग्जैक्टली समान एनर्जी और समान शेप के कक्षकों को जन्म देते हैं, तो ये जो प्रक्रिया है हाइब्रिडाइजेशन अर्थात संकरण कहलाती है। संकरित कक्षकों में एक लूप छोटा और एक लूप बड़ा होता है तथा बनने वाले संकरित कक्षक एक दूसरे से cos -1 1/m कोण पर उपस्थित होते हैं, जहां m भाग लेने वाले p कक्षकों की संख्या है। ये देखिए, s और p कक्षक जब संकरण करते हैं तो इस तरह के दो कक्षक बनते हैं, दो sp कक्षक बनते हैं जो एक दूसरे से s से 180 डिग्री पे उपस्थित है। संकरण के प्रकार, संकरण जो है निम्न 3 प्रकार का होता है। sp संकरण, जब एक s व एक p कक्षक मिलकर दो sp संकरित कक्षक बनाते हैं, ऐसा संकरण sp संकरण कहलाता है। दोनों संकरित कक्षक एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं। इस संकरण की ज्यामिति रेखीय होती है, अर्थात जब एक s कक्षक और एक p कक्षक मिलकर दो नए समान आकृति और ऊर्जा के sp कक्षक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को sp संकरण कहते हैं। और ये दोनों जो sp संकरित कक्षक हैं एक दूसरे से 180 डिग्री पर एक लाइन में है, इसलिए इस संकरण की जो ज्यामिति होती है कैसी होती है, लीनियर होती है अर्थात रेखीय। उदाहरण के लिए बेरिलियम क्लोराइड का बनना, इसमें स्पष्ट किया गया है कि बेरिलियम जो है तत्व उसकी संयोजकता 0 ना होकर 1 या 2 क्यों होती है। अब देखिए, बेरिलियम जो है सामान्य रूप से इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो H2 2s2 है, ठीक है ना, परंतु उत्तेजित अवस्था में 2s2 में से एक इलेक्ट्रॉन कूदकर 2p में चला जाता है। इस प्रकार उत्तेजित अवस्था में जब ये क्लोरीन से क्रिया करता है उत्तेजित हो जाता है, तो इसकी जो संरचना है वो फर्स्ट H2 2s1 और 2p1 हो जाती है। इस प्रकार उत्तेजित अवस्था में इसके पास दो अर्धपूर्ण कक्षक हो जाते हैं, जिससे यह दो बंध बनाने में सक्षम हो जाता है। और इस प्रकार यह दो क्लोरीन परमाणुओं से संयोग करके दो सैचुरेशन बंध बना लेता है। और बेरिलियम क्लोराइड का बनना इसलिए ये साबित करता है कि इसकी संयोजकता 2 होती है। संकरण के आधार पर इसकी संयोजकता 2 दर्शाई गई है, स्पष्ट की गई है। sp2 संकरण, इसमें कहा गया कि जब एक s कक्षक व 2 p कक्षक संयोग करके मिलके 3 sp संकरित कक्षक को बनाते हैं, तो इस प्रकार के संकरण को हम sp2 संकरण कहते हैं। और ये जो 3 sp2 संकरित कक्षक हैं एक दूसरे से देखिए 120 डिग्री पर होते हैं, और 120 डिग्री पर होने के कारण इसकी ज्यामिति कैसी होती है, ट्राइगोनल होती है। देखिए, बोरोन का जो है उत्तेजित अवस्था में इसमें 3 अर्धपूर्ण कक्षक हैं, इसलिए यह 3 अन्य परमाणुओं से फ्लोरीन परमाणु से क्रिया करता है। इसलिए उत्तेजित अवस्था में इसके पास 3 अर्धपूर्ण कक्षक होने के कारण यह 3 बंध बनाने में सक्षम हो जाता है, अर्थात इसकी संयोजकता 3 हो जाती है। इसलिए बोरोन की संयोजकता 3 होती है, जिसके कारण यह बोरोन ट्राइक्लोराइड बना लेता है, जिसकी आकृति कोणीय होता है, जिसमें F जो कोण है 120 डिग्री का होता है। अब आगे बात करते हैं तीसरे की, sp3 संकरण की। इस संकरण में एक s व 3 p कक्षक मिलकर 4 sp3 संकरित कक्षक बनाते हैं,
जो एक दूसरे से 109 डिग्री 28 मिनट पर उपस्थित होते हैं। इसकी ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है, इंग्लिश में इसे टेट्राहेड्रल बोलते हैं। देखिए, उत्तेजित अवस्था में कार्बन में 4 अर्धपूर्ण कक्षक होने के कारण इसकी संयोजकता 4 होती है, जिसके कारण यह 4 बंध बना सकता है। और इस प्रकार से यह उत्तेजित अवस्था में 4 हाइड्रोजन परमाणु से क्रिया करके 4 बंध सहसंयोजक बंध बनाता है, अर्थात CH4 का निर्माण करता है। और CH जो बॉन्ड होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। इसकी जो आकृति है CH4 की कहिए या sp3 श्रृंखला कहिए, वो चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल होती है। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, बाकी अगले उसमें टॉपिक में डिस्कस